हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग जून फर्स्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। 1 जून से लेकर 7 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीकली बेसिस पर हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं और उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहाँ पर जाकर आप लोग पिछले सारे वीडियोज़ भी देख सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड। ठीक है, और ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये किसी भी बैंक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, फिर चाहे वह BPSC एग्जाम हो, RRBs के एग्जाम हो, या फिर बैंक और जो दूसरे एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली होती है। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। और जैसा कि मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूँ कि जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उतनी देर में आप लोग इसका आंसर देने की खुद से कोशिश किया करो। ठीक है, खुद से भी एक बार आप लोग आंसर देने की कोशिश करोगे तो चीज़ें आप लोगों को याद होंगी। आप लोग अपने दिमाग पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। अगर आंसर आप लोग सही बता रहे हो तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आप लोगों को बूस्टअप होगा। आंसर गलत बता रहे हो उसके बाद सही आंसर मैं बताता ही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर आप लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, गलती कर कर सीखते हैं, तब भी वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो दोनों ही केस में आप लोगों को फ़ायदा होने वाला। आंसर सही हो रहा है तब भी, गलत हो रहा है तब भी, चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, तो कथा की तरीके से मत सुनिएगा कि इसे लेटे हुए हो और आराम से वीडियो देखते जा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा एक्टिव मोड में आइए और ध्यान से इन सारी चीज़ों को सुनिएगा और खुद से एक बार आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। The Ministry of Finance has recently extended the validity of the Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) for how many more months? हिंदी में अगर इस क्वेश्चन का मतलब जानने हैं हम लोग तो वित्त मंत्रालय ने हाल ही में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की वैधता को और कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, खुद से एक बार आंसर दो आप लोग इसका। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 मंथ्स। ठीक है, ये अब 3 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 3 मंथ्स टिल 30 सितंबर 2021। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ECLGS स्कीम को अगले 3 और महीनों के लिए बढ़ा दिया है, या और अगले 3 और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया, या फिर जब तक कि 3 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट इशू ना हो जाए। कितने का, मैं लिख दे रहा हूँ, 3 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट जो है इशू ना हो जाए। 3 महीने बढ़ाने के बाद में इसकी डेट जो है 30 सितंबर 2021 हो गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन के लिए ECLGS 4.0 को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है ना, ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है इसका 4.0 वर्जन भी इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि ECLGS 4.0 भी इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये क्यों किया गया है, ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन के लिए ये किया गया है। ठीक है, और मई 2020 की अगर हम लोग बात करें, मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत के एक पार्ट के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ECLGS स्कीम लॉन्च की गई थी। ये यहाँ पर बात हो रही है ना बार बार, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, तो ये कब लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? मई 2020 में PM मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के एक पार्ट के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। और ये जो भी ECLGS 4.0 लॉन्च किया गया है, ECLGS 4.0, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है। इसके तहत ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज को, हॉस्पिटल्स को, और नर्सिंग होम्स को, क्लिनिक्स को, मेडिकल कॉलेजेस को, इन सब को सस्ते दरों पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो ये जो ECLGS 4.0 लॉन्च किया गया है, इसमें ऑक्सीजन जनरेशन से रिलेटेड जो भी लोग शामिल होंगे इसमें, चाहे फिर हॉस्पिटल हो, नर्सिंग होम हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो, ये सारी चीज़ें मतलब जो हैं, ये सब चीज़ें ऑक्सीजन से रिलेटेड, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कंपनीज, क्लिनिक्स, इन सबको जो है इसके तहत में जो है सस्ते दरों पर लोन दिया जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ECLGS 4.0 में किसको शामिल किया गया है, कौन कौन से लोगों को जो है इसमें इसके तहत लोन मिलेगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। फिनेंस मिनिस्ट्री की भी बात हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की भी बात हुई है। तो निर्मला सीतारमन जी जो है वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करेंगे तो अनुराग ठाकुर, ठीक है ना, अनुराग ठाकुर ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाएंगे। और अब निर्मला सीतारमन और अनुराग ठाकुर, इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। RBI हैज़ रिसेंटली कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच पुणे बेस्ड सहकारी बैंक बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट कैपिटल एंड डज नॉट हैव अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, RBI ने हाल ही में अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने के कारण पुणे स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
पुणे बेस्ड ये बैंक है, तो इसका हेडक्वार्टर पुणे में ही होगा। लाइसेंस क्यों कैंसिल किया गया, ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है आप लोगों को, क्योंकि बैंक के पास में इनएडिक्वेट कैपिटल है और अर्निंग का कोई प्रॉस्पेक्ट्स भी नहीं है। हिंदी में समझें तो अपर्याप्त पूंजी है और कमाई की कोई और संभावनाएं नहीं है, इसलिए आरबीआई के द्वारा इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। पुणे बेस्ड बैंक है। बाकी और भी जो ये बैंकें हैं ये कहाँ पर बेस्ड हैं, कौन से सिटी से बिलोंग करती हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। What is the limit set by the Reserve Bank of India for foreign portfolio investors in state development loans for financial year 2022 SDL? ठीक है, फिनेंशियल ईयर 22 वित्त वर्ष 2022 के लिए राज्य विकास ऋण, जिसको कि SDL भी बोलते हैं, में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा क्या है, ये इसमें पूछा गया है। 2% ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ठीक है, 2% ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए यह लिमिट जो है वो 6% की है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एज पर द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाउ मच अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू सैलरीड, नॉन सैलरीड एंड पेंशनर्स फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA और भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वेतनभोगी, गैर वेतनभोगी और पेंशन भोगियों को कोविड-19 उपचार के लिए कितना सुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक। ऑप्शन नंबर E इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर E इसका आंसर हो जाएगा 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक। IBA और SBI, ठीक है, IBA और SBI ने अभी हाल ही में ये अनाउंस किया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे वो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए सैलरीड पर्सन, नॉन सैलरीड पर्सन, पेंशनर्स, इन सभी को 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि ये लोग जो है अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का कोविड-19 का ट्रीटमेंट करा सकें। और 5 साल के अंदर ये लोन इनको चुकाना होगा। ये जो लोन इनको दिया जाएगा इसकी डेडलाइन क्या रहेगी, 5 ईयर्स। ठीक है ना, 5 साल के अंदर जो है इनको ये लोन चुका देना होगा। और ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, जितना हम लोगों को जानना तो उतना हम लोगों ने जान लिया। ठीक है ना, SBI और IBA इन दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, और चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करें किसके, SBI के, तो दिनेश कुमार खारा इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये SBI की टैगलाइन हो जाएगी। SBI की दूसरी टैगलाइंस भी हैं, और वो कौन कौन सी हैं, अगर आप लोगों को इसके अलावा कुछ याद आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट करें। एज पर द रिसेंट इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, व्हाट इज द इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल फॉर 2021? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा जारी हालिया आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और 9.9% ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, 9.9% ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। OECD ने भी हाल ही में अपना इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया, जिसके अनुसार 2021 में इंडिया की GDP 9.9% रहने का अनुमान है। और इससे पहले OECD ने मार्च में भी अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, मार्च में जो रिपोर्ट जारी की हुई थी उस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की GDP 12.6% रहने का अनुमान था, जो कि अब घटाकर 9.9% कर दी गई है। ठीक है, OECD के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2000 की भी बात की गई है। OECD ने फाइनेंशियल ईयर 2022 की भी बात की है, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की GDP जो है वो 10% रहने का अनुमान है। फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें अगर हम लोग, OECD के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया की GDP 8.25% रहने का अनुमान है। ठीक, ये बात हो गई OECD के द्वारा। ठीक है, और अच्छा, अभी IMF ने भी क्या किया था, IMF ने भी अपना बाई एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया, जिसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 की अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की GDP फाइनेंशियल ईयर 2021 की तुलना में 1% बढ़कर 12.5 हो गई। यानी कि 22 में 12.5 थी, और 21 की बात की जाए फाइनेंशियल ईयर 21 की, तो उस समय 11.5 थी। ठीक है, और ये शब्दों का पूरा खेल है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे ना, इतना एक ही लाइन में मैंने बोल दिया तो समझ में नहीं आया होगा। फिर से समझो आप लोग, फिर से समझो, और आसान भाषा में समझते हैं हम लोग इसको, बल्कि लिख लो। IMF के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की GDP कितनी रहने वाली है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की GDP कितनी रहेगी, ये 12.5, ये IMF के अनुसार रहने का अनुमान है। ठीक है, ये बात हो रही है IMF की। ठीक है, और IMF के ही अनुसार ये किसकी बात है, ये 11.5 जो है ये कौन सी वित्त वर्ष की है, ये फाइनेंशियल ईयर 21 की।
फाइनेंशियल ईयर 21 में इतना था, ये IMF के अनुसार, ठीक है ना, IMF के अनुसार। तो आप लोग समझो IMF के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो है 12.5% रहने का, 21 में जो है 11.5% रहने का। OECD की यहाँ पर बात हुई है, OECD के अनुसार जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 में 10% का, 23 में 8.25% का, और अभी जो है रिसेंट जो आई हुई है 9.9% का, मार्च में जब जारी की गई थी तो 12.6% का। ये GDP प्रेडिक्शन का पूरा खेल याद होना चाहिए। अलग से नोट्स वगैरह बना लो आप लोग। GDP प्रेडिक्शन क्या किया करो आप लोग, एक अलग से फाइल बना लो। फाइल क्या है, कॉपी में ना जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो भी GDP प्रेडिक्ट करते हैं उनको लिख लिया करो, और जब जब भी उनकी आए तो काट कर आप लोग वहाँ पर अपडेट करते रहा करो। तो लास्ट में एग्जाम के टाइम पर कन्फ्यूजन नहीं हुआ कि करंट में क्या चल रही है। एक प्रॉपर एक पेज बनाओ या 2-4 पेज इसी के लिए छोड़ दो, एक टेबल प्रॉपर बना लो। OECD के अनुसार, IMF के अनुसार, SBI के अनुसार, RBI के अनुसार, ठीक ना, मूडीज के अनुसार, इनके सबके अनुसार जो GDP प्रेडिक्शन आता है उसका लेटेस्ट वर्जन वहाँ पर काट काट कर लिखते रहो। जो एक बार आ जाए उसको बना लो, फिर जब भी अपडेट हो उसी पे उसी सेम जगह पर आप जो लिख लोगे जाकर, तो एग्जाम टाइम पर बस वही एक पन्ना आप लोगों को पढ़ना रहेगा। लास्ट में फिर इधर उधर भटकना नहीं रहेगा कि PDF दे दो, यहाँ दे दो, वहाँ दे दो, अपडेटेड क्या है। फिर कन्फ्यूजन क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, इसमें इतने सारे लोग प्रिडिक्शन होता रहता है और इतने ज़्यादा इसमें चेंजेस जिस समय कोविड की वजह से चल रहा है, तो ये याद रख पाना मुश्किल हो जाता है। और ये मान के चलो 100% इसमें से एक नया क्वेश्चन आप लोगों को मिलना ही है। तो इसको बेहतर तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, क्या इसका बेहतर तरीका हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसको आप लोग फॉलो करो और अच्छा ही रिजल्ट आएगा, आप लोग भूलोगे नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक। तो ये IMF की बात हम लोगों ने कर ली। IMF की बात हो गई है तो GDP प्रेडिक्शन का पूरा दौर ही चल रहा है। तो NSO और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने भी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इंडिया की GDP में जो है 7.3% कमी का अनुमान लगाया है। मतलब कि -7.3% रहने का अनुमान है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। मैं ये भी लिख रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की GDP में -7.3% रहने का अनुमान है। किसके द्वारा ये किसके द्वारा, NSO, ठीक है ना, NSO और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो है अभी स्टैटिस्टिक्स ने ये अपना आंकड़ा जारी किया, जिसमें ये बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की GDP में 7.3% की कमी आएगी। और 7.3% की कमी का मतलब हो जाएगा -7.3%, ठीक है। बात यहाँ पर OECD की हुई थी, तो बात अगर यहाँ पर OECD की हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। OECD का हेडक्वार्टर जो है ये पेरिस, फ्रांस में है, ठीक ना, फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने OECD, IMF, ठीक है, NSO, इन सब का GDP प्रेडिक्शन यहाँ पर जाना है। एक ही क्वेश्चन में कई चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं, तो वीडियो पीछे करके देखिएगा। और जैसे मैंने बताया कि एक टेबल बनाकर आप लोग इसको लिख लीजिएगा, तो ये याद रहेगा। और इसी तरीके से आगे हमेशा करिए, GDP प्रेडिक्शन में कभी कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, जो बार बार लास्ट में एग्जाम टाइम पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा TV नरेंद्रन, ऑप्शन नंबर A, ठीक है, TV नरेंद्रन, ऑप्शन नंबर A। TV नरेंद्रन जी जो हैं वो टाटा स्टील के MD और CEO हैं ये वर्तमान में, टाटा स्टील के MD और CEO हैं वर्तमान में। और इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO उदय कोटक जी को CII के प्रेसिडेंट के रूप में सक्सीड किया है, रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में देखो उदय कोटक भी दिया गया है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसको सक्सीड किया, तो उदय कोटक जी को रिप्लेस किया, उनकी जगह पर अब इन्हें जो है CII का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है, TV नरेंद्रन जी को, ठीक है। और पवन मुंजाल जी को CII का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। प्रेसिडेंट तो बनाए गए हैं TV नरेंद्रन, और पवन मुंजाल देखो ऑप्शन में भी दिया गया है, पवन मुंजाल जी को जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है CII का, ठीक है। अब ये पवन मुंजाल जी कौन है, तो पवन मुंजाल जी जो है वो हीरो मोटो कॉर्प के CEO हैं। जो हीरो होंडा की बाइकें वगैरह आती हैं, हीरो होंडा तो नहीं रह गया, दोनों अलग अलग हो गई हैं, हीरो अलग हो गई, होंडा अलग हो गई है। हीरो मोटो कॉर्प के CEO हैं ये पवन मुंजाल जी, ठीक है। इनको जो है CII का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ेंगे। Who has recently been appointed as the interim chairman of the Central Board of Direct Taxes, CBDT। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो जाएगा। और महापात्रा जी ने प्रमोद चंद्र मोदी को सक्सीड किया हुआ है। किसको सक्सीड किया हुआ है, प्रमोद चंद्र मोदी जी को इन्होंने सक्सीड किया है, जिनका कार्यकाल 31 मई को खत्म हो गया। 3 महीने के लिए महापात्रा जी को अपॉइंट किया गया है, जब तक कि कोई रेगुलर चेयरमैन अपॉइंट नहीं कर दिया जाता। महापात्रा जी का जो है ये देखो, इनको इंटरिम चेयरमैन बनाया गया है, अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है। सिर्फ 3 महीने का इनका कार्यकाल होगा, जब तक कि कोई और नया रेगुलर चेयरमैन नहीं अपॉइंट कर दिया जाता CBDT के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
As per the recent report released by the SBI, the Indian economy will recover in which shape? SBI द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस आकार में ठीक होगी? ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा डब्ल्यू शेप, ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू शेप, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। एसबीआई ने अभी हाल ही में इंडियन इकोनॉमी का डब्ल्यू शेप रिकवरी, इंडियन इकोनॉमी को डब्ल्यू शेप में रिकवर करने का अनुमान लगाया हुआ है। और पहले यह अनुमान जो था वी शेप रिकवरी का था, पहले यह अनुमान वी शेप रिकवरी का था, लेकिन अभी हाल ही में जो है एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें ये बताया कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो उसकी रिकवरी डब्ल्यू शेप रिकवरी में होगी। ठीक है, अब ये वी शेप रिकवरी, यू शेप रिकवरी, डब्ल्यू शेप रिकवरी क्या है ये सब? ठीक है, तो इकोनॉमिक रिकवरी के जो शेप्स होता है उसके टाइप्स हैं, इकोनॉमिक रिकवरी शेप्स के टाइप हैं ये। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी है ये पढ़ना। यहाँ पर हम लोग ये देखो डब्ल्यू शेप रिकवरी, यू शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी, जेड शेप, एल शेप, ये 5 प्रकार के रिकवरी के टाइप दिए गए हैं। तो ये हमको पढ़ना भी जरूरी है, यहाँ पर पढ़ नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतना टाइम होता नहीं है। ठीक है ना, तो क्या किया जाए, इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो इसीलिए मैंने पहले ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में है, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की जो प्लेलिस्ट बनाई गई वहाँ पर जाकर आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं तो फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा कि जो है वो इकोनॉमी रिकवरी के जो टाइप होते हैं कितने प्रकार से होते हैं, कैसे कैसे वो काम करती है, किस रिकवरी में अर्थव्यवस्था बढ़ती है, घटती है, फिर घटती बढ़ती रहती है, या पहले घटती ही रहती है फिर घट कर बढ़ जाती है, क्या क्या सिनेरियो होता है इसका। काफ़ी डिटेल में एक वीडियो इसका बनाया गया है। इकोनॉमिक रिकवरी का जो टाइप होता है, शेप ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा डब्ल्यू शेप रिकवरी। लेकिन ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म नहीं होता, थोड़ा सा चीज़ों को और एक्सटेंड करते हैं। एसबीआई के द्वारा कुछ और बातें बताई गई हैं, कुछ और चीज़ों का प्रोडिक्शन किया गया है अपनी रिपोर्ट में, वो भी हम लोग जानते हैं। तो एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ घटाकर 7.9 कर दिया है। ठीक है, लिखते चलना आप लोग, ये सब जीडीपी प्रेडिक्शन वगैरह क्वेश्चन में आता है। एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इंडिया की जीडीपी को जो है घटाकर 7.9% कर दिया है। ठीक है ना, जबकि पहले यह अनुमान कितने का था? पहले ये अनुमान 10.4% का था, 10.4% का अनुमान था जिसे घटाकर अब 7.9% कर दिया गया है। ठीक, ये जीडीपी प्रेडिक्शन आप लोग याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ। और अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात की जाए, फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी में जो है 7.3% की कमी का अनुमान लगाया गया है, यानी कि -7.3% रहने का अनुमान है एसबीआई के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी। ठीक, ये बात होगी। बाकी डब्ल्यू शेप रिकवरी, यू शेप रिकवरी, इसके लिए मैंने बताया कि एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, स्टैटिक वाले प्लेलिस्ट में है, या तो फिर इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लोग इसको देख लीजिएगा, देख जरूर लीजिएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता कि यू शेप रिकवरी क्या होती है, वी शेप रिकवरी क्या होती है, जेड शेप रिकवरी क्या होती है, एल शेप रिकवरी क्या होती है। रट्टा मार चल रहा है, बस इसी तरीके से चलता जा रहा है ना। तो रट्टा मारो, लेकिन थोड़ा बहुत पता रहेगा तो अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहेगी। ठीक है ना, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। एसबीआई इकोरैप ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q1 के लिए इंडिया की रियल जीडीपी जो है वो 10 से 15% के बीच में रहने का अनुमान लगाया हुआ है। फिर से सुन लो आप लोग, एसबीआई इकोरैप ने फाइनेंशियल ईयर 2022, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q1 में इंडिया की रियल जीडीपी 10 से 15% के बीच में रहने का अनुमान लगाया है, जबकि आरबीआई ने यह अनुमान 26.2% रहने का लगाया है। ठीक है ना, और यहाँ पर बात हुई है एसबीआई की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। दिनेश कुमार खारा इनके चेयरमैन हो जाएंगे। द बैंकर टू एवरी इंडियन इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ठीक है ना, 1 जुलाई 1955 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, टैगलाइन मैंने इसकी बता दी है, द बैंकर टू एवरी इंडियन। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में इसकी और भी टैगलाइन है, वो मैंने पूछा है, वो आप लोग कमेंट कर बताओ। मूडीज़ का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, ये भी आप लोग कमेंट कर बताओ। मूडीज़ का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, ये भी आप लोग कमेंट कर बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एज पर दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डाटा ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA, व्हाट इज़ द इंडियाज फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21? लेखा महानियंत्रक के राजस्व व्यय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा क्या है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ये इसमें पूछा गया है। 9.3%, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, CGA के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डाटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जो है वो 9.3% रहने का अनुमान है। जीडीपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 18.21
लाख करोड़ रुपए का घाटा है, ठीक ना। 18.21 लाख करोड़ रुपए का घाटा है ये, जबकि फिनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार ये डेफिसिट जो है वो 9.5% रहने का अनुमान है। किसके अनुसार? ये फिनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार ये राजकोषीय घाटा जो है वो फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए 9.5% और सीजीए के अनुसार 9.3% है ना, ठीक। और सीजीए के ही अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 7.42% रहेगा, जो कि लगभग 16.32 ट्रिलियन होगा, ठीक ना, 16.32 ट्रिलियन होगा, ठीक। बस अब इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट में घुसने की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ें पूछी जाती हैं बस उतना पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो उसको कैसे निकालते हैं। जो हमारा ये फिजिकल डेफिसिट होता है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट माइनस टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। बस इसी से जो है हम लोग फिजिकल डेफिसिट निकालते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक ना। और वर्तमान में सीजीए कौन है? कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये वर्तमान में करंट में कौन है? ये कमेंट कर कर आप लोग बताओगे या मैं बताता हूँ, ठीक है ना। सोमा राय बर्मन, मैं लिख दे रहा हूँ, सोमा राय बर्मन, ठीक है। ये वर्तमान में जो है सीजीए हैं और ये इंडिया की 24वीं सीजीए हैं, ठीक ना, इंडिया की 24वीं सीजीए हैं और दिसंबर 2019 से इस पद पर कार्यरत हैं ये, ठीक। ऑप्शन नंबर सी 9.3% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेम द क्रिप्टो एक्सचेंज विच हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए नॉन फंगिबल टोकन एनएफटी मार्केट प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। उस क्रिप्टो एक्सचेंज का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत में पहली बार एक नॉन फंगिबल टोकन बाजार शुरू किया हुआ है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वजीरेक्स, ऑप्शन नंबर डी वजीरेक्स इसका आंसर हो जाएगा। वजीरेक्स इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है और इसी ने भी हाल ही में अपना नॉन फंगिबल टोकन मार्केट प्लेस लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पर बात हो रही है नॉन फंगिबल टोकन मार्केट प्लेस क्या होता है, ये इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ब्लॉकचेन पर अवेलेबल एक डिजिटल टोकन होता है ये, जो कि किसी भी डिजिटल आइटम की ओनरशिप को जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस नॉन फंगिबल टोकन यही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which insurance company has recently partnered with Microsoft to strengthen its customer support using Microsoft Azure, ठीक है। किस बीमा कंपनी ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का उपयोग कर कर अपने ग्राहक समर्थन को मजबूत करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ में भागीदारी की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। एज्योर स्पीच प्रोवाइडर और प्योर लैंग्वेज प्रोसेसिंग के माध्यम से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अपना कस्टमर सपोर्ट और मजबूत करेगा। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ही आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। और इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट कर फटाफट बता दो। नेम द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग स्टार्टअप्स फॉर लिस्टिंग इन बीएसई। उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में बीएसई में सूचीबद्ध होने के लिए स्टार्टअप्स के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईएससी भी बोलते हैं, ठीक है। एसएमईज और स्टार्टअप्स को बीएसई में लिस्टिंग के लिए जागरूक करने के लिए बीएसई और ईएससी ने जो है एक एमओयू साइन किया हुआ है, जिससे कि ये लोग जो है बीएसई में लिस्टिंग कर सकें। बीएसई की यहाँ पर बात हुई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पर बात हुई है ईएससी की भी, तो ईएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which country has recently hosted the BRICS Foreign Affairs Ministers meeting virtually? हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की वर्चुअल मेजबानी की है? ये इसमें पूछा गया है। आंख बंद करके आंसर आप लोग लगा देना इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इंडिया आंसर लगा देना, ठीक है। ऑप्शन में जितने भी देश दिए गए ये सभी ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं। ब्रिक्स में जितने भी देश होते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इतने देश होते हैं इसमें, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर
एस जयशंकर प्रसाद जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। इन्होंने ही एस जयशंकर प्रसाद जी ने ही इस मीटिंग की अध्यक्षता की। और आप लोगों को ये पहले से ही पता होगा कि 2021 के लिए ब्रिक्स देशों की मेजबानी इंडिया के पास है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि आंख बंद करके इंडिया का आंसर लगाओ आप लोग, ठीक। नहीं पता था तो अब जान लो, 2021 के लिए ब्रिक्स देशों की मेजबानी जो है इंडिया के पास में है। और अब इस मीटिंग में क्या हुआ, किन किन मुद्दों पर बात हुई, ये बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही जानना था हम लोगों को। 2021 के लिए थीम क्या है ये आप लोग कमेंट कर बताओ। जो लोग पिछले वीडियोस देखते आ रहे हैं एटलीस्ट वो लोग तो कमेंट करें। जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए तो मैं बता ही रहा हूँ, सुन के मत बता देना, ईमानदारी से आंसर आप लोग देना। पता होना चाहिए आप लोगों को, नहीं पता तो पता करो, कहीं ना कहीं आप लोग सही तरीके से पढ़ाई नहीं करो, चीज़ें आपको याद नहीं रह रही हैं, ठीक है ना। तो 2021 के लिए थीम क्या है, जो लोग पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग तुरंत कमेंट करो। और जो लोग नए हो वो लोग सुनो। 2021 के लिए थीम है ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस, ठीक। ये थीम पहले भी बताई जा चुकी है, इसीलिए मैंने पूछा, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। पीडीएफ जो इसकी प्रोवाइड की जाएगी उसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं, पीडीएफ अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है। जैसे ही पीडीएफ रेडी हो जाएगी मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर बता दूंगा कि कहाँ से किस तरीके से पीडीएफ आप लोगों को मिल सकती है। थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिए, उसी पर काम चल रहा है, पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। Two insurance policies named Business Suraksha Classic and My Credit Personal Accident Insurance Group Policy have recently been launched by which insurance company? बिजनेस सुरक्षा क्लासिक और माई क्रेडिट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ग्रुप पॉलिसी नामक दो बीमा पॉलिसियों को हाल ही में किस बीमा कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, ये इसमें पूछा गया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। सबसे पहली चीज़ तो इन पॉलिसियों का नाम आप लोग याद रखना, ठीक है ना। ये नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, ये नाम आप लोग याद रखना इन पॉलिसियों के, ठीक। और इसका जो आंसर हो जाएगा HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। वीज़ा बिजनेस कार्ड होल्डर्स को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने के लिए HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने भी हाल ही में वीज़ा के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। और इस पार्टनरशिप के बाद HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने दो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लॉन्च की। कौन कौन सी लॉन्च की ये क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया है। इन पॉलिसीज़ के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे, बस एक मोटा मोटा ओवरव्यू ले लेते हैं। बिजनेस सुरक्षा क्लासिक जो ये पॉलिसी है, इसमें इसके अंतर्गत जो स्मॉल ट्रेडर्स होंगे, शॉप ओनर्स होंगे, स्टार्टअप्स होंगे, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और ये दूसरी पॉलिसी है माई क्रेडिट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ग्रुप पॉलिसी, ये दूसरी वाली जो है, इसके तहत क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की क्रेडिट लिमिट के हिसाब से 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। जिसकी जितनी क्रेडिट लिमिट होगी उसी के हिसाब से मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड किया जाएगा। पॉलिसीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे हम लोग, क्योंकि हमको पॉलिसी बेचनी नहीं है, नाम पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना हम लोगों ने जान लिया, ठीक। यहाँ पर बात हुई है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस की, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। और MD और CEO की हम लोग बात करें किसके, HDFC एर्गो के, तो रितेश कुमार, मैं लिख दे रहा हूँ रितेश कुमार, ठीक है। रितेश कुमार जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे, ठीक। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस जो है ये ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है ना, ये ज्वाइंट वेंचर है। किसका किसका ज्वाइंट वेंचर है, HDFC और एर्गो इंटरनेशनल AG का ज्वाइंट वेंचर है ये, ठीक। वीज़ा की भी यहाँ पर मैंने बात की थी भी क्वेश्चन में, तो वीज़ा का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया USA में जो है ये वीज़ा का हेडक्वार्टर हो जाएगा। HDFC के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को। बजाज एलियांज, भारतीय एक्सा, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और एको जनरल इंश्योरेंस, इनका हेडक्वार्टर तो एटलीस्ट आप लोगों को पता होना ही चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। Edelweiss Retail Finance has recently partnered with which Indian bank to strengthen priority sector lending to MSMEs? Edelweiss Retail Finance ने MSMEs के प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण को मजबूत करने के लिए हाल ही में किस बैंक के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। MSMEs के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए को लेंडिंग पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए Edelweiss रिटेल फिनेंस ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। इस पार्टनरशिप के बाद में MSMEs के लिए कोलैटरल फ्री बिजनेस लोन की लिमिट जो है वो 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। सुनना आप लोग, अब यहाँ से चीज़ें समझना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 10 लाख से लिमिट को बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है, ठीक है ना। किसके लिए की गई है, MSMEs के लिए कोलैटरल फ्री बिजनेस लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है, ठीक है ना। और लेकिन को लेंडिंग को और बढ़ाने के लिए फिर से पार्टनरशिप की गई है। ये अब मेरी बात समझो आप लोग कि पहले ये लिमिट थी 10 लाख रुपए,
इसको बढ़ाकर ये 50 लाख रुपए कर दी गई। इसका मतलब कि ऑलरेडी पहले से ही इनके बीच में पार्टनरशिप थी। पहले जो पार्टनरशिप थी उसके हिसाब से 10 लाख उसकी लिमिट थी। इसी को लेंडिंग लिमिट को बढ़ाने के लिए 10 लाख से 50 लाख करने के लिए फिर से पार्टनरशिप की गई, और फिर से पार्टनरशिप करने के बाद में इस को लेंडिंग की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया। ठीक, इसी के लिए पार्टनरशिप की गई थी। और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की लिमिट भी बढ़ाकर अब 10 करोड़ हो गई है। इस पार्टनरशिप के हो जाने के बाद में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को की लिमिट जो है वो बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है, एमएसएमईज अब 50 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री बिजनेस लोन ले सकते हैं, क्योंकि अब जो है नई पार्टनरशिप जो की गई है उसके तहत में ये लिमिट बढ़ा दी गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और आईओबी। इन सभी के हेडक्वार्टर, इनकी टैगलाइन, इनके एमडी सीईओ, इनके चेयरपर्सन, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो लोग लगातार पिछले वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में चीज़ें बताई जा रही हैं, और जिनको नहीं पता है आप लोग भैया पता करो, पता करना जरूरी है। ठीक, हर बार ये नहीं बताऊँगा, बीच बीच में मैं इसे बताता रहूँगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। Which insurance company has recently entered into a bancassurance partnership with शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक? हाल ही में किस बीमा कंपनी ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में एक बैंकासुरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बैंक की ब्रांचेज के माध्यम से बेचने के लिए ये बैंकासुरेंस पार्टनरशिप की गई है। बैंकासुरेंस होता ही इसीलिए है क्योंकि कोई इंश्योरेंस कंपनी होती है जो कि अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बैंक की ब्रांचेज से बेचती है, इसीलिए बैंकासुरेंस पैक्ट किया जाता है, इस पर साइन वगैरह किया जाता है। ठीक है, और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका हेडक्वार्टर वगैरह पूछा था, तो कहीं ना कहीं मैं आगे पीछे आप लोगों को सारी चीज़ें बता ही देता हूँ। बस बार बार उस क्वेश्चन में इसलिए पूछ लेता हूँ कि ये जानना चाहता हूँ कि कितना ध्यान से आप लोग चीज़ों को सुन रहे हैं। नहीं तो एक ही वीडियो में आप लोगों को सारे बैंक हेडक्वार्टर भी बता दिया जाता है, किसी न किसी क्वेश्चन में जो इंश्योरेंस कंपनी जाती है उनका हेडक्वार्टर, एमडीसीयू, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बता ही दी जाती हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ जो उसका आंसर होता है उसी का हेडक्वार्टर और टैगलाइन बताई जाती है, बाकी चीज़ें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। ये सिर्फ इसलिए मैं करता हूँ कि आप लोगों को कितना याद रह रहा है ये जानने के लिए। और आप लोग बहुत ही बेशर्मी से कमेंट वगैरह करते भी नहीं, बहुत रेयर लोग कमेंट करते हैं, तो इसमें नुकसान आप ही लोगों का है। आपको याद होना चाहिए, कमेंट करो या ना करो भाई मेरे, ये याद होना चाहिए। इसीलिए मैं ये टैक्टिक अपनाता हूँ कि आप लोगों को पता रहे, ये याद होता रहे। फोर्सफुली बार बार चीज़ों को रिमाइंड कराता रहता हूँ कि चीज़ें याद हो जाएं। अलग से बाद में जो आप लोग पीडीएफ लेकर रट्टा मारते हो बैंक हेडक्वार्टर, इसकी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हर क्वेश्चन के साथ में चीज़ें तैयार करते चलो, बर्डन बढ़ना ही नहीं है, सब चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी और कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। पता भी नहीं चलेगा कि कब सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो गई। मॉक वगैरह जब दोगे तब इसका असर आप लोगों को वहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो बात किसकी हो रही है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है मैंने पिछले क्वेश्चन में पूछा हुआ था, आप लोगों ने मुझे पूरी उम्मीद है कि कमेंट कर नहीं बताया होगा। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है ना, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो पराग राजा। ठीक, पराग राजा जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। फिर से मैंने भारतीय एक्सा का बताया, बाकी इन सभी का हेडक्वार्टर आप लोगों को कमेंट कर बताना है, एमडी सीईओ आप लोगों को कमेंट कर बताना है। ठीक, और यहाँ पर बात किसकी हुई है? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी बात हुई है। तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा यूपी में। ठीक है, नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुवीर कुमार गुप्ता, मैं लिख दे रहा हूँ, सुवीर कुमार गुप्ता, ये जो है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ हैं। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की अभी टोटल 31 ब्रांचेज हैं। ठीक है ना, और इस पार्टनरशिप के हो जाने के बाद में 31 ब्रांचेज से हेल्थ इंश्योरेंस सेल किया जाएगा, और भी जो दूसरे इंश्योरेंस प्लान होंगे और भी जो दूसरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट होंगे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के, वो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के 31 ब्रांचों से सेल किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। Which bank in partnership with Satin Credit Care Network became the first international bank to integrate NPCI's UPI AutoPay platform into their system? Satin Credit Care Network के साथ साझेदारी में कौन सा बैंक NPCI के UPI AutoPay प्लेटफॉर्म को अपने सिस्टम में एकीकृत करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बैंक बन गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और इसका जो आंसर होगा HSBC इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। HSBC इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सैटिन क्रेडिट केयर एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है ना, यहाँ पर बात किसकी हुई है? सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क की। तो ये क्या है? तो ये एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, HSBC इंडिया इसका बैंकिंग पार्टनर है। तो सैटिन क्रेडिट केयर के लिए HSBC इंडिया ने NPCI के साथ में पार्टनरशिप किया है। क्यों किया है? जिससे कि
जो भी NPCI का UPI ऑटो पे प्लेटफॉर्म है, NPCI का UPI ऑटो पे प्लेटफॉर्म है, उसे HSBC इंडिया के सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सके और इस UPI ऑटो पे प्लेटफॉर्म की मदद से कस्टमर्स को फुली ऑटोमेटेड लोन EMI फैसिलिटी, पेमेंट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके। इसके इंटीग्रेट हो जाने के बाद NPCI का जो UPI ऑटो पे प्लेटफॉर्म है, इसको क्यों इंटीग्रेट किया गया है? तो इसको इंटीग्रेट इसलिए किया गया है क्योंकि इस UPI ऑटो पे प्लेटफॉर्म की मदद से कस्टमर्स को फुल्ली ऑटोमेटेड लोन EMI पेमेंट सर्विस प्रोवाइड की जा सके। ठीक, इस पार्टनरशिप के बाद में HSBC इंडिया इकलौता इंटरनेशनल बैंक बन गया है जिसने NPCI के UPI ऑटो पे प्लेटफॉर्म को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट किया है। और जो सर्टिन क्रेडिट केयर नेटवर्क है, ये भी इंडिया की पहली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट बन गई है जिसने कि UPI ऑटो पे यूज़ करने का फैसला लिया, जो कि UPI ऑटो पे जो है वो यूज़ करने जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें इंडिया में पहली बार हुई है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, UPI ऑटो पे की भी यहाँ पर बात हो रही है, UPI ऑटो पे की भी बात हो रही है। तो UPI ऑटो पे जो है ये जुलाई 2020 में NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था। NPCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है ना, NPCI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। दिलीप एस बे ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। अब इस NPCI का फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग कमेंट कर बता दो फटाफट। नेक्स्ट देखेंगे, Which bank becomes the first bank in Asia Pacific to offer a cross-border inward payment facility called Swift GPI Instant? ठीक है, Swift GPI Instant नामक सीमा पार से आवक भुगतान सुविधा प्रदान करने वाला कौन सा बैंक एशिया प्रशांत में पहला बैंक बन गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, हिंदी नहीं समझ में आए तो इंग्लिश पढ़ लेना। और ये चीज़ें आप लोग नाम याद रखना, स्विफ्ट GPI इंस्टेंट। ठीक है ना, ये फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, कौन सी बैंक के द्वारा ये फैसिलिटी लॉन्च की गई है, ये इसमें पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ICICI बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ICICI बैंक ने अभी हाल ही में स्विफ्ट के साथ में एक पार्टनरशिप किया हुआ है। किसके साथ में? स्विफ्ट के साथ में एक पार्टनरशिप किया हुआ है। और इस पार्टनरशिप के बाद में ICICI बैंक ने स्विफ्ट GPI इंस्टेंट नाम से एक क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड पेमेंट फैसिलिटी लॉन्च किया हुआ है। और ऐसी फैसिलिटी लॉन्च करने वाला एशिया पैसिफिक का पहला बैंक बन गया है ICICI बैंक। ठीक, और अगर ग्लोबल देखा जाए, अगर ग्लोबली हम लोग बात करें तो ये दूसरा बैंक बन गया है जो कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहा है। ठीक है, इस फैसिलिटी के माध्यम से होगा क्या, जो स्विफ्ट GPI इंस्टेंट फैसिलिटी, इसके माध्यम से क्या होगा थोड़ा सा ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो इस फैसिलिटी के माध्यम से NRIs के द्वारा बिना बैंक ब्रांच विजिट किए हुए, बिना बैंक गए हुए इंडिया में रेमिटेंस जो है वो सेंड किया जा सकेगा, इंडिया में रेमिटेंस ट्रांसफ़र किया जा सकेगा किसी भी इंडियन बेनिफिशरीज़ को। ठीक, किसी भी इंडियन बेनिफिशरीज़ को इंस्टेंट रेमिटेंस मिल जाएगा इस फैसिलिटी के माध्यम से। ठीक है, स्विफ्ट GPI इंस्टेंट के माध्यम से ICICI बैंक 2 लाख रुपए तक का क्रॉस बॉर्डर पर्सनल रेमिटेंस प्रोसेस कर सकेगी। ये लिमिट आप लोग याद रखो, मैं लिख रहा हूँ। ठीक ना, 2 लाख। स्विफ्ट GPI इंस्टेंट के माध्यम से ICICI बैंक जो है वो 2 लाख रुपए तक का क्रॉस बॉर्डर पर्सनल रेमिटेंस वो प्रोसेस कर सकेगी। और ये जो स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सर्विस है ये 24/7 काम करेगी। ठीक है ना, 7 दिन 24 घंटे ये काम करेगी। और ये 2 लाख वाली लिमिट मैंने बताया, ये आप लोग याद रखना। बाकी ICICI बैंक का हेडक्वार्टर, MD CEO, टैगलाइन, ये सबको आप लोगों को पता ही होगा, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर बात हो रही है स्विफ्ट GPI इंस्टेंट। ठीक ना, स्विफ्ट GPI इंस्टेंट का फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। स्विफ्ट GPI इंस्टेंट, इसका फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। इंस्टेंट तो इंस्टेंट ही है, स्विफ्ट और GPI का फुल फॉर्म हम लोगों को जानना है। ठीक है ना, तो स्विफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा? पहली चीज़, स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये हो गया स्विफ्ट का। और GPI का क्या मतलब हो जाएगा? ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन। तो स्विफ्ट GPI पूरे का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन। ठीक, ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ICICI बैंक और इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर वाटर बताओ आप लोग, हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD CEO, ये आप लोग कमेंट कर फटाफट बताओ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड। हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आधार पूनावाला, ऑप्शन नंबर E। ठीक है, आधार पूनावाला ये वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं, जो वैक्सीन वगैरह बना रही है। बस इतना ही पढ़ना है, इसके आगे इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट, which edition of Sustainable Development Goals India Index has recently released by the नीति आयोग।
सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स का कौन सा संस्करण हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया। थर्ड एडिशन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, थर्ड एडिशन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये इंडेक्स किस नाम से जारी किया गया ये भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप इन डिकेड ऑफ एक्शन। ठीक है, ये इस नाम से जारी किया गया और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी ने इसे जारी किया। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी ने इसे जारी किया। केरला इस इंडेक्स में टॉप किया है। ठीक ना, केरला ने जो है इस इंडेक्स में टॉप किया हुआ है और जिसका स्कोर कितना है 75। बिहार सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाला राज्य रहा यहाँ पर इस इंडेक्स में। ठीक ना, और अगर बात करें यूनियन टेरिटरीज़ की तो यूनियन टेरिटरीज़ में चंडीगढ़ जो है वो टॉप पर रहा इस इंडेक्स में। चंडीगढ़ जो है ये टॉप पर रहा। दादरा नगर हवेली और दमन दीव इनका परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा। ठीक, बाकी गोल वाइज भी रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है ना, हर गोल के लिए अलग अलग स्टेट ने टॉप किया हुआ है, लेकिन इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल इंडेक्स को जो हम लोगों को जानना था, केरला ने टॉप किया, बिहार की सबसे खराब परफॉर्मेंस रही। और यूनियन टेरिटरीज़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ ने टॉप किया हुआ है। दादरा नगर हवेली दमन दीव का खराब परफॉर्मेंस रहा, सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा यूनियन टेरिटरीज़ में। नीति आयोग की यहाँ पर बात हुई थी। ठीक है ना, नीति आयोग, तो नीति का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति का फुल फॉर्म हो जाएगा। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता आप लोग सुन लो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है ना, और नीति आयोग के CEO कौन है, अमिताभ कांत। मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, अमिताभ कांत ये नीति आयोग के CEO हो जाएंगे। ठीक है, चेयरपर्सन कौन हो जाएगा, PM मोदी। चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे तो PM नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का चेयरपर्सन जो होगा हमेशा प्रधानमंत्री होगा। करंट प्राइम मिनिस्टर जो होगा वही नीति आयोग का चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन होगा। तो इस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो ये इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। वाइस चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करें तो मैंने बताया ही, वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार हो जाएंगे। ठीक है ना, अमिताभ कांत कौन है, ये CEO हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ये बात हो गई नीति आयोग की। थर्ड एडिशन इसकी जारी की गई थी। केरला टॉप पर था, बिहार सबसे खराब पर था, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज में टॉप पर था, दमन दीव दादरा नगर हवेली इनका सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा। अगला देखते हैं। टू हेल्प द डिजिटाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट बैंक्स अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन विच IT कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद फिनास्ट्रा। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में कॉर्पोरेट बैंकों के डिजिटलीकरण में मदद करने के लिए हाल ही में किस IT कंपनी ने फिनास्ट्रा के साथ में भागीदारी की, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और विप्रो, ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। फिनास्ट्रा क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं, जिसके साथ में पार्टनरशिप हुई है। तो फिनास्ट्रा एक लीडिंग फिनेंशियल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है। ठीक है ना, जिसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है। नेक्स्ट, टू एड्रेस द रेगुलेटरी चैलेंजेस फेस्ड बाय द फिनटेक इंडस्ट्री, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटर रेगुलेटर्स पैनल हैज रिसेंटली बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन। फिनटेक उद्योग के सामने आने वाली नियामक चुनौतियों का समाधान करने के लिए हाल ही में किस संगठन द्वारा अपनी तरह का पहला अंतर नियामक पैनल गठित किया गया, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा FSDC यानी कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। और FSDC जो है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका गठन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के द्वारा। ठीक ना, इसका FSDC का गठन मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के द्वारा जो है 2010 में किया गया था। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के द्वारा इसका गठन 2010 में किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंडर ये काम करती है और इसी ने अभी हाल ही में फिनटेक्स के द्वारा फेस किए जाने वाले रेगुलेटरी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक पैनल का गठन किया हुआ है। और इस पैनल में कौन कौन से लोग हैं, इस पैनल में किस किस को शामिल किया गया, किस किस ऑर्गेनाइजेशन से लोग इस पैनल में शामिल किए जाएंगे। तो इस पैनल में RBI, IRDAI, ठीक ना, RBI, IRDAI, सेबी, ठीक ना, सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। ठीक ना, इन 4 विभागों से, इन
इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि आरबीआई, आईआरडीएआई, सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोगों को इस पैनल में शामिल किया जाएगा। एफएसडीसी का चेयरमैन हमेशा करंट फाइनेंस मिनिस्टर ही होता है, ये ध्यान रखना। जो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल होता है, इसका चेयरमैन कौन होगा? तो इसका चेयरमैन जो है वो हमेशा ही जो है वर्तमान में जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वही होगा। और इस समय करंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक, निर्मला सीतारमण जी जो है वो वर्तमान में जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो यही जो है इसकी चेयरपर्सन हो जाएंगे, इसकी चेयरमैन हो जाएंगे, किसकी? एफएसडीसी की। और निर्मला सीतारमण जी जो हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? पहले ही क्वेश्चन में मैंने पूछा हुआ था, आप लोगों ने अभी तक कमेंट कर अगर नहीं बताया तो आप लोग कमेंट कर बताओ। और पहले क्वेश्चन में ये भी मैंने बताया था कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो आप लोग कमेंट कर दो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल कोऑपरेशन इन सिक्योरिटीज regulation, SEBI has recently signed an MOU with which country's financial regulator। ठीक है, प्रतिभूति विनियमन में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सेबी ने हाल ही में किस देश के वित्तीय नियामक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? लग्जमबर्ग, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लग्जमबर्ग के फाइनेंशियल रेगुलेटर का नाम क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो लग्जमबर्ग के फाइनेंशियल रेगुलेटर का नाम है लग्जमबर्ग कमीशन। लग्जमबर्ग कमीशन दे सर्विलेंस दो सेक्टुलर फिनेंशियर, जिसको कि हम लोग CSSF के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। ठीक, और ऐसे क्वेश्चंस बस एक बार पढ़ लो और आगे बढ़ो, बाकी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो हमको जानना है बस सेबी से रिलेटेड जानकारी हम लोगों को जान लेनी है, जो लगातार मैं बताता हुआ आ रहा हूँ। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा सेबी का, अजय त्यागी। ठीक ना, अजय त्यागी जो है वो उसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है। How much amount has recently approved by the NABARD for the drinking water projects in Odisha under its Rural Infrastructure Development Fund RIDF? ठीक है, हाल ही में नाबार्ड ने अपने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष RIDF के तहत उड़ीसा में पेयजल परियोजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और 254 करोड़ रुपए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 254 करोड़ रुपए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नाबार्ड ने अभी हाल ही में RIDF के तहत, RIDF का फुल फॉर्म रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, नाबार्ड ने अभी हाल ही में RIDF के तहत उड़ीसा में पेयजल परियोजनाओं के लिए 254 करोड़ रुपए अप्रूव किए हुए हैं। और इस अमाउंट का उपयोग कर 254 करोड़ रुपए का उपयोग कर उड़ीसा के 2 जिलों में पेयजल परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, उनको स्थापित किया जाएगा। कौन कौन सी? उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है पुरी और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जाजपुर। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जाजपुर। इन दोनों जिलों में जो है ये पेयजल परियोजनाएं इस पैसे से लगाई जाएंगी। नाबार्ड की यहाँ पर बात हुई है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। GR चिंताला, ठीक है, GR चिंताला जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे। 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका गठन किया गया था। किसका? नाबार्ड का। नाबार्ड के बारे में मैंने सब कुछ ये बता दिया। नेक्स्ट देखेंगे। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए नॉन रेजिडेंट सेविंग अकाउंट फॉर सी फेरर्स? ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने नाविकों के लिए एक अनिवासी बचत खाता शुरू किया हुआ है? फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। फेडरल बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अलुवा, केरला। अलुवा, केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी हम लोग टैगलाइन की बात करें तो योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे फेडरल बैंक की तो श्याम श्रीनिवासन, ठीक है ना, श्याम श्रीनिवासन जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे फेडरल बैंक के। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द कन्वीनर ऑफ द 8 मेंबर पैनल सेटअप बाय द GST काउंसिल टू एग्जामिन GST एग्जम्पशन ऑन COVID-19 एसेंशियल्स, वैक्सीन्स, ड्रग्स एक्सेट्रा? COVID-19 के लिए अनिवार्य वस्तुओं जैसे कि वैक्सीन और ड्रग्स आदि पर GST की छूट की समीक्षा के लिए GST परिषद द्वारा गठित 8 सदस्यीय पैनल का संयोजक कौन है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ये इसमें पूछा गया है। और CK संगमा ऑप्शन नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, संगमा जी जो है ये मेघालय के CM हैं। ठीक, COVID-19 इसेंशियल्स पर, COVID-19 के लिए जो जरूरी वस्तुएं हैं जैसे कि वैक्सीन, ड्रग्स, इन सब पर GST में कितनी छूट दी जानी चाहिए, इसके लिए GST काउंसिल ने एक कमेटी बनाई हुई है और संगमा जी को जो है इस कमेटी का संयोजक बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। विश्ववीर आहूजा हैज रिसेंटली रीअपॉइंटमेंट यहाँ पर गलत टाइप कर दिया गया, ये रीअपॉइंटेड होगा एज द MD and CEO ऑफ विच बैंक बाई RBI। विश्ववीर आहूजा को हाल ही में RBI के द्वारा किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ठीक है,
और इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आरबीएल बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आरबीएल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर आप लोग फटाफट कमेंट कर बता दो। नेक्स्ट देखेंगे, एज पर द डाटा ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स DPIIT, which country remained the top largest source of FDI into India for the third consecutive fiscal year, ठीक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार के प्रचार के लिए विभाग के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश लगातार तीसरे वित्त वर्ष के लिए भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बना रहा, ठीक। इसमें ये पूछा गया है कि अभी DPIIT ने एक अपना डाटा रिलीज किया हुआ है जिसके अनुसार इंडिया में सबसे ज़्यादा FDI लगातार तीसरी बार कौन से देश ने किया हुआ है। इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगातार तीसरी बार कौन से देश के द्वारा सबसे ज़्यादा किया गया, ये इसमें पूछा गया है। सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा। DPIIT ने भी हाल ही में एक डाटा रिलीज किया जिसके अनुसार सिंगापुर लगातार तीसरे वित्त वर्ष में भारत में सबसे ज़्यादा FDI करने वाला देश बना रहा है, ठीक है। लगातार 3 सालों से, लगातार 3 वित्त वर्षों से सबसे ज़्यादा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है, जबकि अमेरिका ने मॉरिशस को पीछे छोड़ते हुए सेकंड नंबर पर आ गया। इसका मतलब कि इसके पहले जो है सेकंड नंबर पर मॉरिशस हुआ करता था, इस बार अमेरिका ने जो है मॉरिशस को पीछे छोड़कर सेकंड नंबर पर आ गया। यानी कि सिंगापुर के बाद USA ने, अमेरिका ने जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा FDI किया हुआ है। विच पेमेंट्स बैंक इज गोइंग टू इश्यू द फिजिकल वीज़ा डेबिट कार्ड टू इट्स कस्टमर्स, कौन सा भुगतान बैंक अपने ग्राहकों को भौतिक वीज़ा कार्ड जारी करने जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ऑप्शन नंबर डी पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, इन सभी पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर है, आप लोग बताओ, कमेंट कर कर आप लोग इनका हेडक्वार्टर वगैरह बताओ कहाँ पर इन सभी का हेडक्वार्टर वगैरह है, ठीक है। अगला देखेंगे, विच बैंक हैज रिसेंटली रेज्ड 4800 crores कैपिटल बाई इशूइंग 280 crores इक्विटी शेयर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ए प्रेफरेंशियल बेसिस। किस बैंक ने हाल ही में भारत सरकार को अधिमानी आधार पर 280 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 4800 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी बैंक ने प्रेफरेंशियल बेसिस पर 280 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जारी कर 4800 करोड़ रुपए जुटाए हैं अपने बैंक के लिए, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। 4800 करोड़ रुपए के कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए ये जो है 280 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर जो है ये जारी किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक। और इस 4800 करोड़ रुपए के कैपिटल इन्फ्यूजन के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग बैंक ऑफ इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़कर 93.08% हो गई, ठीक, ठीक ना। ये जो 4800 करोड़ रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस बैंक में दिए गए, इसके बाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग्स जो है वो बढ़कर 93.08% हो गई। और ये प्रेफरेंशियल से बेसिस पर जो ये हमारे शेयर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पिछले वीडियोस में इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। जो लोग देखते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा, जो नहीं, जिनको नहीं पता आगे फिर कभी एक वीडियो बनाकर प्रॉपर बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात हुई है पिछले क्वेश्चन में, मैंने पिछले के 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने इसका हेडक्वार्टर पूछा हुआ था, ठीक है। वहाँ पर मैंने बताया नहीं था, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके MD और CEO और इसकी टैगलाइन अभी भी आप लोगों को बतानी है, ठीक। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में मैं एक बार बताता रहूँगा और आप लोग इसको याद करते रहिए, सुनते रहिए, और जब मैं पूछूँ उस टाइम पर फिर आप लोग कमेंट कर बताओ, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD CEO और टैगलाइन आप लोगों की जिम्मेदारी है, सिर्फ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ही नहीं, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो टैगलाइन भी मैं पूछ रहा हूँ, एक मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों से पूछ रहा हूँ, तो जो भी याद है आप लोग बताओ। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। Which financial institution has recently signed a 2.5 million USD, approx 18.28 crores Indian rupees loan agreement with the government of India for the road upgradation project in Sikkim? सिक्किम में रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स के लिए भारत सरकार के साथ किस वित्तीय संस्थान ने 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना। ये 2.5 मिलियन जो है ये USD में इसकी वैल्यू हो जाएगी, और INR में अगर हम लोग बात करेंगे तो 18.28 करोड़ रुपए लगभग इसकी INR में वैल्यू हो जाएगी। तो दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना, ऑप्शन जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आप लोग इसका आंसर लगा देना, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा।
एडीबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2.5 मिलियन यूएसडी के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन एग्रीमेंट पर अभी साइन किया हुआ है। और इस लोन एग्रीमेंट के साइन हो जाने के बाद में सिक्किम में सड़कों को जो है वो अपग्रेड किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग बताओगे। मसात्सुगु असाकावा ये इसके प्रेसिडेंट हैं, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मसात्सुगु असाकावा ये इसके प्रेसिडेंट है, ये मैंने बता दिया। बाकी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं इनका सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर ये आप लोग कमेंट कर फटाफट बता दो, ठीक। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने जून फर्स्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अपने आने वाले वीडियोज़ में हम लोग किसी और हफ्ते की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।